हेलो। आज बुक पढ़ा देते हैं, सोचे स्टार्टिंग से ही ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जैसे ही शुरू हुआ था वैसे ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। हेलो। हेलो। जिसका पढ़ा हुआ उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसका नहीं पढ़ा हुआ कवर अप हो जाएगा उसका। ठीक है। अभी कोचिंग बंद नहीं हुआ है भागलपुर में, अब तो लॉकडाउन फिर से बढ़ गया, पता है कि नहीं। हाँ, रात में ही लॉकडाउन बढ़ा दिया गया 18 तक। क्या चीज? हम्म। कल तो 150 निकला था शायद। चलो, जैसे चल रहा है वैसे चलना है बस। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे। हाँ, है ही तो। जब सरकार नहीं कुछ कर रही है कोचिंग सेंटर तो बंद कर रही है, लेकिन मार्केट कहाँ बंद हो रहा है। अब कंप्लीट लॉकडाउन कीजिएगा तब तो मार्केट बंद ही नहीं हो रहा है। मार्केट लगभग खुला हुआ है। मार्केट में भीड़ नहीं लगता है क्या? सबसे ज्यादा तो भीड़ मार्केट में ही लगता है ना। चलो, स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग। हम लोग पढ़े थे, पहला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। भारतीय सभ्यता और यहाँ की परंपरा। इसके बारे में महात्मा गांधी लिखे हैं। ठीक है। महात्मा गांधी लिखे हैं कि हमारी सभ्यता कैसी है। हम लोगों की सभ्यता का अलग सभ्यता यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर करके दिखाया गया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में क्या सिमिलरिटी है, दोनों कैसे अलग है, दोनों में क्या क्या ध्यान दिया जाता है, किसमें मटेरियलिटी पे ध्यान दिया जाता है और किस पे मॉरल बीइंग पे ध्यान दिया जाता है। ये चीज हम लोगों को दिखाया गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। सबसे पहला चीज, एक चीज लिख लो, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? हेलो। हाँ, 1869 में हुआ था। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। और उन्हें क्या पॉपुलरली नॉन एज क्या चीज से जाना जाता है? उनको बापू और फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है ना। फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता कहा जाता है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। क्या कहते वो कि ज्यादातर वो पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन पॉलिटिशियन से ज्यादा वो क्या माने जाते थे? आध्यात्मिक गुरु या फिर आध्यात्मिक नेता माने जाते थे। आध्यात्मिक मतलब धर्म से जुड़े हुए, है ना। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped। बुक है क्या? खोल के वहां पे रखो बुक। घर में ही है बुक। गुलशन, बुक है पास में? अभी तक नहीं खरीदे ना। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। ठीक है, क्या किया उन्होंने कि उन्होंने सफलतापूर्वक अपना अहिंसा और सच्चाई को, अहिंसा और सच्चाई को किस रूप में यूज किया? किस रूप में? कि हथियार के रूप में यूज किया। किससे? किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? तो ब्रिटिशर के अगेंस्ट, यानी कि इंग्लैंड के लोग जो यहाँ पर आए थे उसके अगेंस्ट में किसका जो है क्या चीज यूज किया? गुलशन, तू बार बार कट क्यों रहे हो? क्या किया? चीफ वेपन्स के रूप में, यानी कि मुख्य हथियार के रूप में किसको यूज किया है इन्होंने? किसी हथियार को नहीं उठाया, ना किसी अपना लाठी चलाया। क्या चीज चलाया इन्होंने? अपना अहिंसा जो था, अहिंसा को जो है और सच्चाई को क्या किया इन्होंने? चीफ वेपन बना लिया, मुख्य हथियार बना लिया, है ना। एंड एंड गैन इंडिपेंडेंस। और इसी से इन्होंने क्या किया कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाया, यानी कि हमारे देश को स्वतंत्र कराया, ठीक है।
From 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics. क्या हुआ 1915 से, 1915 से जब से वे पॉलिटिक्स में आए और 1915 से लेकर 1948 तक इनका बहुत ही ज्यादा राजनीति पर प्रभाव रहा। जैसे ये चाहते थे उसी तरह राजनीति में सारा कुछ होता था। आपने सुना होगा कि कांग्रेस जो है इन्हीं के इशारे पे चलती थी। इंडियन कांग्रेस जो थी वो इन्हीं के इशारे पे चलती थी। किसके इशारे पे? तो महात्मा गांधी के इशारे पे। यानी कि 1915 से 1948 तक कंप्लीटली डोमिनेटेड रहे, कंप्लीटली प्रभावित रहे। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। कब इनका? हाँ, 30 जनवरी 1948 को एक कट्टर लोग थे नाथूराम गोडसे, जिन्होंने इनको गोली मार दिया। है ना? जिन्होंने इनको क्या किया? गोली मार दिया। कब? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफी? नहीं पता है? ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है किसी की जीवनी। ठीक है। अपने जीवन के बारे में जो कुछ लिखता है उसी को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। है ना? तो इनका जो जीव हाँ, अपने आप से या फिर किसी भी कोई भी दूसरा यदि लिखता है इनके बारे में, यानी कि महात्मा गांधी के जीवन के बारे में ये लिखा हुआ है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सच के साथ मेरा अनुभव। है ना? सच के साथ मेरा अनुभव जो है, ये बुक है इनका जीवनी का, महात्मा गांधी का। ठीक है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। ठीक है। क्या हुआ कि इन्होंने जो अलग अलग जगहों पे जाके भाषण दिया, अलग अलग आर्टिकल लिखा, अलग अलग लेख लिखा, और इन सब से क्या पता चलता है? इन सब से यही पता चलता है कि महात्मा गांधी जो थे वो पवित्रता के पुजारी थे। चेस्टिटी जो होता है उसके पुजारी थे। कौन? महात्मा गांधी। केवल ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, सोचते भी थे अच्छे से, और एक वो पवित्रता के भी पुजारी थे। है ना? In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time। क्या हुआ कि इस चैप्टर में जो बताया गया है, इस चैप्टर में ये उद्धरण में जो बताया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, तो क्या है इसमें? इसमें जो दिया गया है, तो गांधी जी किस चीज के बारे में बात करते हैं? साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी कि इतनी अच्छी जो है हमारी सभ्यता जो है यहाँ का, जो कि कभी खत्म नहीं हुआ, जो कि अडिग रहा। जिस तरह से एक घर को बना दिया जाता है और वो स्थिर रहता है, उसी तरह से हमारी सिविलाइजेशन का जो फाउंडेशन है वो भी हमसे जो है अलग ही नहीं हुआ। है ना? वो भी हमसे क्या हुआ? अलग ही नहीं हुआ, और वो उसी तरह से अडिग है उस जगह पर। है ना? वही कहता है कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ, यानी कि समय के बीतते हुए समय के साथ भी ये अडिग है और रुका हुआ है, कहीं पे नहीं जा रहा है। वो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में ये बता रहे हैं। द वेस्टर्न civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। वही कहता है कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिमी सभ्यता जो है, किस चीज को बढ़ावा देता है? भौतिकवादी को बढ़ावा देता है, मैटेरियलिटी को बढ़ावा देता है। वो कभी बराबरी नहीं कर सकता है। किसका? इंडियन सिविलाइजेशन का। हाँ, भारतीय सभ्यता का कभी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय सभ्यता किस चीज को बढ़ावा देता है? किस चीज को बढ़ावा देता है? तो मोरल विंग को देता है। तो मोरल विंग मतलब क्या होता है? मोरल विंग मतलब क्या होता है? मोरल बीइंग मतलब होता है नैतिक नैतिक विचार जो होता है उसको बढ़ावा देता है ना? नैतिकता तो समझ में आता होगा। जैसे मान के चलो, कोई हम लोग मान के चलते एक चीज, हमारे देश में जो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, अतिथि देवो भव। नाम सुने होगे तुम लोग। ये कहावत भी सुने होगे कि अतिथि देवो भव, यानी कि जो हमारे घर में अतिथि आते हैं वो एक देवता के समान होते हैं। ठीक है। उनका देवता के ही तरह इज्जत किया जाता है ना? तो हम लोग का सभ्यता जो है किस चीज पे ध्यान देते हैं?
हम लोग का सभ्यता मोरल बीइंग पे ध्यान देता है कि हाँ। हेलो, क्या हुआ? साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, मोरल बीइंग पे ध्यान देता है, किस पे ध्यान देता है? तो मोरल बीइंग पे ध्यान देता है, यानी कि नैतिकता पे ध्यान देता है कि आप नैतिक कैसे बने, आप संस्कारी कैसे बने, है ना। चलो, नेक्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में आते हैं कि महात्मा गांधी क्या बोलते थे। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। क्या कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ ऐसा, मैं विश्वास करता हूँ ऐसा कि जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता हमारे देश में है, यानी कि भारत में है, भारत ने जिस सभ्यता को रखा है, उस सभ्यता को पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, इसका कोई जोड़ नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक है। जो भारत ने सभ्यता मान रहा है, जो भारत सभ्यता मान रहा है, उस सभ्यता को कोई दुनिया में बीट नहीं कर सकता है, हरा नहीं सकता है ना। नथिंग कैन इक्वल विद द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। कहता है कि कोई भी चीज इसका बराबरी नहीं कर सकता है, जो बीज हमारे पूर्वजों ने जो बीज हमारे अंदर बो दिया, हमारे संस्कारों का बीज जो हमारे अंदर डाल दिया है, वो बीज कभी जो है क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो वो कभी इसके बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। जो बीज हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे अंदर डाल दिया है। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं रोम वेंट, यानी कि रोम एक जो है जगह था, जो अभी इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम ही है। हाँ, रोम है। तो वही कहता है कि रोम जो है रोम वेंट मतलब कि रोम खत्म हो गया। रोम जो है वहाँ का संस्कार जो था पहले, वो जो सिविलाइजेशन था वहाँ पर, वो सिविलाइजेशन क्या हो गया, रोम का सिविलाइजेशन कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद एक देश का नाम लेते हैं। देखो, वो उसका अपना सिविलाइजेशन था, हर किसी का अपना अपना सिविलाइजेशन होता है। गुड मॉर्निंग प्रतिभा, आ गए हो? हाँ। तो क्या हुआ, सबका 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 अपना अपना सिविलाइजेशन होता है, सबका, जैसे हमारा एक सिविलाइजेशन है। अच्छा, हम हमेशा से एग्जांपल देते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा यदि शिक्षित लोग कहीं पे हैं, एजुकेटेड लोग कहीं पे हैं, तो वो केरल में है। ठीक है। केरल के लोग आज भी, केरल के लोग, हाँ हाँ हाँ, केरल का लोग जो है इतना ज्यादा शिक्षित है कि वहाँ के लोग जो है ज्यादातर, हमारे इधर जो भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल रहता है, ध्यान देना, बहुत बड़ा बड़ा जो स्कूल रहता है, उसमें शिक्षक जो आता है वो केरल का रहता है। ठीक है। केरला का ही रहेगा सारा टीचर, लगभग टीचर जो है केरल का रहेगा। ठीक है। तो केरल जो है फिर भी इतना शिक्षित होने के बावजूद, ध्यान देना एक बात को, वो लोग लुंगी पहनता है, क्यों पहनता है? हमको बताना तो। हाँ, लुंगी क्यों पहनता है? क्या उसके पास क्या उसके पास जीन्स पहनने का पैसा नहीं है क्या? हाँ, वो उसके पास जीन्स पहनने का जरूर पैसा है, पैसा है। हमारे वेंकैया नायडू जो थे उपराष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट जो थे, उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, क्या उनके पास पैसा नहीं है? वो संसद भवन जब आते थे तो लुंगी पहन के आते थे। बस इसलिए पहनते हैं कि हम अपनी सभ्यता को मानते हैं, वो इसको दिखाना चाहते हैं, है ना। हम अपनी सभ्यता को मानते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो उस तरह की करते हैं। ठीक है। तो वही कहता है कि रोम जो जिस सिविलाइजेशन को मान रहा था, वो सिविलाइजेशन को रोम ने छोड़ दिया। क्या किया? रोम ने छोड़ दिया, लेकिन इंडिया आज भी उसी सिविलाइजेशन पे अडिग है। ठीक है। उसके बाद दूसरे देश का नाम लेता है, ग्रीस सैड सेम फिट। ठीक है। प्रतिभा, बुक है तो खोल के बैठ सकते हो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ट्वेल्थ का बुक है। हाँ, ट्वेल्थ का बुक है तो खोल के बैठ सकते हो। चलो, क्या कहता है, ग्रीस सैड द सेम फेट। अच्छा, फेट मतलब क्या होता है? फेट मतलब भाग्य होता है। ठीक है। तो क्या कहता है ग्रीस, हाँ, ग्रीस जो है, क्या चीज, जिस तरह से लक होता है ना, जैसे कि क्या हुआ, इसका मीनिंग आया कि
ग्रीस ने क्या किया कि ग्रीस भी वही दुर्दशा हुआ, किसका, ग्रीस का भी, जिस तरह का रोम का हुआ। रोम ने जो किया वही सेम 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 क्या हुआ कि इसका भी वही हो गया ग्रीस का। अच्छा, ग्रीस की राजधानी अभी कहाँ है? ग्रीस तो एक कंट्री है। ग्रीस की राजधानी अभी कहाँ है? कैपिटल ऑफ ग्रीस? एथेंस नहीं है रे। एथेंस नहीं है। एथेंस, एथेंस नहीं है। चलो, नेक्स्ट कहता है द माइट ऑफ द फाराओस वाज ब्रोकन। क्या हो गया कि फाराओस का जो ताकत था वो भी टूट गया। फाराओस कौन था? तो एंशियंट इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट जो कंट्री है, इजिप्ट एक कंट्री है, वहाँ का जो प्राचीन शासक होता था, प्राचीन शासक होता था, पुराने जमाने में जो शासक होता था, उसका भी क्या हुआ, ताकत टूट गया, उसका भी ताकत टूट के बिखर गया, खत्म हो गया। ठीक है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। अब क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन क्या कहता है गुलशन? गुल गुलशन, गुलशन लाइव हो या नहीं? साउंड नहीं आ रहा तुम्हारा। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। क्या हुआ कि जापान जो था वो अपने संस्कारों को भूल के क्या हो गया, क्या हो गया, वो कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड हो गया। वेस्टर्नाइज्ड का मतलब होता है वो पूरी पूरी क्या, किस सभ्यता को मानने लगा, किस सभ्यता को मानने लगा? तो वेस्टर्न, पश्चिमी सभ्यता को पूरा पूरा मानने लगा। कौन? जापान के बारे में बात हो रही है। जापान जो है पूरा पूरा किसको मानने लगा? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मानने लगा। ठीक है। अब कहता है कि चाइना के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, यानी कि चाइना, नथिंग कैन बी सेड। चाइना कौन सा सभ्यता मानता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि चाइना किस सभ्यता को मान रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सबके बारे में बोल सकते हैं लेकिन चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट फाउंडेशन। ठीक है, क्या हुआ, लेकिन इंडिया कहता है, इंडिया के बारे में किसी ना किसी तरह से अभी भी जो है अपने फाउंडेशन पे, जो सिविलाइजेशन यहाँ पे लाया गया था उस सिविलाइजेशन पे आज भी वो अडिग है और उसी को आज भी मान रहा है। कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि अभी भी वो सिविलाइजेशन को क्या कर रहा है, उसी सिविलाइजेशन के अनुसार चल रहा है। ठीक है। The people of the Europe learned their lesson from the writings of the man of Greece। क्या है कि यूरोप के जो लोग थे, यूरोप के जो लोग थे उस समय, वो क्या करते थे कि जो रोम और ग्रीस के लोग लिखते थे, हम पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में कि रोम और ग्रीस के लोग जो लिखते थे उसी से वो कुछ सीखने की कोशिश करते थे। कौन? यूरोपियन लोग जो थे, यूरोपियन लोग जो थे, यूरोपियन लोग वो किससे सीखना चाहते थे? रोम और ग्रीस वाले जो लिखते थे। हाँ, जैसे कि मान के चलो कि हम अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, या फिर हम कुछ लिखते हैं तो उससे सीखने की कोशिश कौन कर रहा है? ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम। लेकिन तब तक सीखना चाहिए उस आदमी से, उस आदमी से तब तक ही सीखना चाहिए जब तक वो लड़का जो है या फिर कोई भी इंसान, कोई कंट्री है या फिर कोई लड़का है, वो जब तक सही रहे तब तक। यदि वो गलत रास्ता पकड़ लिया है तो आप फिर उससे लिखने से क्या फायदा, उसके सीखने से, उसके कैरेक्टर को सीखने से क्या फायदा है? ठीक है। तो वही दशा है इसका, क्या है, ग्रीस और रोम का। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ग्रीस और रोम जो है अपना सभ्यता को छोड़कर ये दोनों खत्म हो चुका है ना, खत्म हो चुका है। तो आप जो है वैसे सभ्यता से सीखने की क्या क्या कोशिश कर रहे हैं जो सभ्यता ही पूरा खत्म हो गया, वो अपने सभ्यता को मान ही नहीं रहा है, उसको आप सीखने की क्या कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो क्या बोले, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। ठीक है। तो यूरोपियन जो लोग थे, यूरोपियन जो लोग थे वो क्या करते थे, सीखने की कोशिश करते थे किससे? ग्रीस के लोगों से और रोम के लोगों से। ठीक है। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। तो क्या कहता है कि रोम और ग्रीस जो था वो कि पहले वाला जो सुंदरता था, उसका पहले वाला जो सुंदरता था, अब वो सुंदरता उसका खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी वो क्या है, यूरोपियन उससे सीखना चाहता था। और यूरोपियन क्या कहता था इसको सीखने के दौरान, in trying to learn from them, the European imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome। क्या कहता है
कि हम क्या करेंगे। यूरोपियन से जब पूछा गया कि आप इस तरह का क्यों कर रहे हैं, उस आदमी से, उस देश से आप सीखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो कि अपनी सभ्यता को भूल चुका है। ठीक है, तो वो क्या बोलता था, इसका जवाब देता था कि मैं क्या करूंगा कि इसकी जो गलतियां है, इसकी जो गलतियां है यानी कि ग्रीस और रोम की जो गलतियां हैं उसको अवॉइड कर दूंगा। अवॉइड करने का मतलब क्या हुआ, नेग्लेक्ट कर देना, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, और जो उसकी अच्छाइयां हैं उसको जो है अपने अंदर हम लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी इस पे कमेंट करते हैं कि सच इज देयर पीटिएबल कंडीशन। महात्मा गांधी कमेंट करते हैं कि ये, इनको देख के ऐसे कंडीशन पे हमको जो है इन लोगों पे दया आता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। यदि आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो आपका किसी ना किसी दिन गलत तरीके से भी आपको, आपका भी मन करेगा कि नहीं, हमको भी वही करना चाहिए जो वो लोग कर रहा है। जब आप महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं तो आपको भी महात्मा गांधी की तरह बनने का जो है जुनून आएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। या फिर आप ओसामा बिन लादेन की तरह यदि बनना, उसको फॉलो करते हैं तो किसी ना किसी दिन आपको ही मन करेगा कि नहीं हम आतंकवाद बन जाए। वो कभी ना कभी जरूर करेगा, आप नहीं चाहते हैं बनना, ठीक की बात है, लेकिन कभी ना कभी जरूर करेगा मन, है ना। तो वही कहते हैं महात्मा गांधी कि आप जो है ये जो बोल रहे हैं इनके ऊपर मुझे दया आता है, ये लोग क्यों बोल रहे हैं इस तरह से, है ना, ये इनका पिटिएबल कंडीशन है। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, दैट इज हर ग्लोरी। अब क्या कहता है कि इतना पूरे विश्व में जो बदलाव हो रहा था, किसमें, सभ्यताओं में जो बदलाव हो रहा था, इतना बदलाव होने के बावजूद भी, इतना बदलाव होने के बावजूद भी इंडिया जो है आज भी क्या है, इमूवेबल कंडीशन में है। इमूवेबल कंडीशन मतलब ऐसा कंडीशन होता है जो कि स्थिर होता है, जो कि जरा भी इधर उधर नहीं होता है, मूव नहीं करता है ना, मूव नहीं करता है, उसको इमूवेबल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आज भी कहाँ पर है, कहाँ पर है, इमूवेबल कंडीशन पर है। और यही जो है हमारे हमारे देश की जो है, यही क्या है, सुंदरता है, क्या है, हमारे देश की यही सुंदरता है। ठीक है, कि आज भी हम अपनी सभ्यता को मानने के लिए उतने ही इच्छुक हैं जितना इच्छुक हम उस समय थे जब इसका स्टार्ट हुआ था, इसका शुरू हुआ था। ठीक है, it is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid। क्या कहता है, ये हमारे ऊपर लांछन लगाया जाता है, ये हमारे ऊपर लांछन लगाया जाता है। क्या लांछन लगाया जाता है, इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। क्या लगाया जाता है हमारे ऊपर लांछन, कि इंडिया के जो लोग होते हैं, इंडिया के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, असभ्य होते हैं। कौन बोलते हैं, विदेशियन लोग बोलते हैं कि इंडिया के लोग जो होता है क्या होते हैं वो, पटुआ वहां से देखो तो व्हाइट बोर्ड होगा, लेते हैं ना तो बोर्ड होगा। ये यहाँ पे है, यहाँ पे देखो तो। हाँ, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हम लोगों पे लांछन लगाते हैं इस बात को, इस बात पे लांछन लगाते हैं। ये बोर्ड नहीं रखा हुआ है वहां पे, उसको उस रूम में लगा पाओगे, लगाओ तो, लगा के यहाँ पर दे दो। क्या हुआ, तो हमारे ऊपर लांछन लगाता है, क्या चीज लांछन लगाता रे, देगा तुम अभी। उन पे क्या लगाता है, हम लोगों पे लांछन लगाता है, किस बात का, कि हम लोग काफी असभ्य हैं। क्या है, असभ्य हैं। क्यों लगाता है, क्यों लगाता है लांछन, क्योंकि हम अपने आप में कुछ भी बदलाव करते नहीं है। क्या नहीं करते हैं, बदलाव नहीं करते। और क्यों नहीं बदलाव करते हैं, क्योंकि हम अपने सिविलाइजेशन से चिपके हुए हैं। केरल के लोग यदि लुंगी पहनते हैं तो उनको कहता है कि नहीं वो जो है पागल है, ये है वो है। ठीक है, वही बोलता है कि हमारे ऊपर लांछन लगाता है कि हम क्या है, अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं यानी कि अज्ञान है, और क्या है, स्टॉलिड है। स्टॉलिड मतलब होता है मंद बुद्धि। क्या होता है, स्टॉलिड मतलब मंद बुद्धि। यानी कि हम लोगों को क्या लांछन लगाया जाता है कि ये इंडिया के जो लोग हैं ये मंद बुद्धि भी है। क्या है, मंद बुद्धि है, इनका जो है दिमाग काम नहीं करता है उतना, बहुत स्लो सोचते हैं ये, यानी कि बहुत धीमा सोचते हैं ये। ऐसा लांछन क्यों लगाया जाता है कि that it is not possible to induce them to adopt any changes। क्योंकि ये लांछन इसलिए लगाया जाता है कि कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, ये इनके अंदर कोई भी बदलाव को इंड्यूस करना,
इनके ऊपर कोई बदलाव को इंड्यूस करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो सिविलाइजेशन में इतना इतना चेंज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया के अंदर जो है सिविलाइजेशन में जो बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में बोलता है कि आप जो है ये इंडिया के लोग जो है इतने ऐसे नहीं है जो कि इनमें कोई बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि ये मंद बुद्धि है, इनका दिमाग बहुत स्लो काम करता है ना, तो इनमें कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं महात्मा गांधी, इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये क्या है कि हमारे गुणों पर चार्ज लगाया जा रहा है। किस पर चार्ज लगाया जा रहा है? हमारे गुणों पर चार्ज लगाया जा रहा है। वाह। और उसको इधर खींच लो ना थोड़ा सा। रुक जाओ, बुलाओ वहां से, रुक जाओ रुक जाओ तो। गुलशन, तुम लाइव हो या नहीं? तो यही क्या कहता है कि ये चार्ज किसके ऊपर लगाया जा रहा है? ये चार्ज जो लगाया जा रहा है, ये चार्ज हमारे गुणों पर लगाया जा रहा है कि हम भारतीय के। नेटवर्क नहीं है क्या? नेटवर्क नहीं है वहां पे? लाल कोट। हाँ। हाँ बोलो। हाँ खुशी है। अरे वो गलती से लग गया था, कल वो क्लास आई थी, हम पूछे उससे। कौन? क्या किससे बहस कर रहे थे? क्या है? अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसे वो गलती गलती से कॉल लग गया होगा, वो तो उस समय क्लास में ही बैठी थी, उसके घर से। अच्छा हम पूछेंगे आज उससे क्लास में, देखते कौन है। अरे उसको पता नहीं होगा तब कौन है, तुम बताते तो हम खुशी कौन है, उसको पता है तुम लोग के बारे में। अ, चलो ठीक है, छोड़ दो हटो। चलो, इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये क्या है? हमारे गुणों पर ये लांछन लगाया जाता है। किस बात का? कि हम क्या है, मंद बुद्धि हैं, हम क्या है, पागल हैं, हम असभ्य हैं, है ना। ये सब कौन बोलता है? कि यूरोपियन लोग बोलता है, और वहाँ के बहुत लोग बोलते हैं कि इनमें कोई बदलाव ही नहीं किया जा सकता, इतने ये मंद बुद्धि है, इतना धीमा सोचते हैं ये, कि इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। It is a charge really against our merit. What we have tested and found true on the anvil of experience. क्या कहते हैं महात्मा गांधी? कि जो मैंने पाया, जो परीक्षण किया मैंने, और जो मेरा अनुभव है अपनी जिंदगी का अनुभव है, उस पे जो मैंने सच पाया, उसमें कोई बदलाव करना मेरे लिए संभव नहीं है, और मेरे में हिम्मत भी नहीं है कि मैं अपने सभ्यता को बदल पाऊं। जो सभ्यता जो है अच्छा है, अच्छी सभ्यता को मैं मानता हूँ कि यही सभ्यता अच्छी है, क्योंकि मेरा अनुभव यह कहता है यही सभ्यता अच्छी है, और इसको मैं बदलना नहीं चाहता, और मेरे में बदलने का हिम्मत भी नहीं है। यदि कोई लांछन लगाता है मेरे ऊपर, तो ये वी डेयर नॉट, देखो ये कहता है वी डेयर नॉट चेंज, मेरे अंदर साहस नहीं है कि हम इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, कोई बदलाव करने का मेरे अंदर जो है, हम लोगों के अंदर साहस नहीं है। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। क्या करता है, कई लोग क्या करते हैं कि हमारे ऊपर अपने सलाह को थोपने की कोशिश करते हैं। जैसे होता है ना, कोई कोई सलाह देता है, और से एक कोई सलाह देता है, और कोई कोई सलाह को थोपता है। थोपना अलग चीज होती है ना। जैसे कि दबाव देके, जैसे मान के चलो हमने किया कि एक बच्चे को 10th पास किया अच्छा मार्क्स है, उसका 428 नंबर है। वो बोला कि सर क्या करें, तो हम बोले कि जो आपकी मर्जी है आप कीजिए। अब क्या हुआ, उसको जबरदस्ती कोई बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा 428 नंबर है, तुमको जो है इतना ज्यादा नंबर है, तो साइंस यदि नहीं लोगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये क्या हुआ, ये उसके ऊपर दबाव डालना हुआ, है ना। आप जो है उसको एक सलाह दे सकते हैं, उसका जो विचार हो उसको करने दीजिए, है ना। तो वही होता है थोपना। तो वो क्या कहता है कि मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। क्या होता है कि बहुत लोग जो है क्या करते हैं
कि इसके ऊपर, भारत के ऊपर अपना जो है एडवाइस को थोपने का, सलाह को थोपने का कोशिश करते हैं। लेकिन इंडिया जो है आज भी सी रिमेन्स स्टीडी, लेकिन आज भी इंडिया क्या है कि अपने जगह पे स्थिर है और निरंतर चल रही है उसी सभ्यता को लेकर। ठीक है। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। ठीक है, क्या कहता है, यही हमारी क्या है, हमारे देश की यही क्या है, सुंदरता है। और हमारा जो होता है होप का जो है, एक होप का यानी कि आशाओं का जो किरण है, यही इसी से जुड़ा हुआ है, हमारे सभ्यताओं से। ठीक है। नेक्स्ट, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty, performance of duty, and observation of morality are convertible terms। क्या कहता है कि सिविलाइजेशन जो है वैसा मोड ऑफ कंडक्ट है, वैसा संहिता है, क्या है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, किस तरफ इशारा करता है मेरा सिविलाइजेशन, सभ्यता किस तरफ इशारा करता है, मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि कोई भी आदमी अपना कर्तव्य को कैसे निभाता है, उसका परफॉर्मेंस किस तरह से करता है। ठीक है, उस पे जो है किस तरह से वो निभाता है। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी, यानी कि हमारी नैतिकता कैसा है, हम किस संस्कार से हैं, किस कैसा संस्कार है हमारा, उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करना का मतलब पता है क्या होता है? ऑब्जर्व करने का मतलब, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है? अच्छा, सुपरविजन मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता। ऑब्जर्व मतलब होता है किसी भी चीज को देखना और उसको समझना कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, जैसे टेस्ट करते हैं ना किसी भी चीज को, किसी भी चीज को टेस्ट करते हैं, वही चीज ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, तो हमारी किस चीज को ऑब्जर्व करता है ये? मोरालिटी को। क्या चीज के को? मोरालिटी को, कि हमारी नैतिकता कैसा है, संस्कार मेरा कैसा है, इसको ऑब्जर्व करता है। और कहता है कि ये सब क्या है, कन्वर्टिबल टर्म्स है। कन्वर्टिबल टर्म्स मतलब होता है कि इसको बदला जा सकता है और ये बदलने योग्य चीज है ना। यदि हम गलत संस्कारों से फॉलो कर रहे हैं, गलत संस्कारों को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, उसको बदला जा सकता है। ठीक है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। क्या कहता है कि मोरालिटी को ऑब्जर्व करना, मोरालिटी को ऑब्जर्व करना, नैतिकता को ऑब्जर्व करना, समझना, क्या है कि हमारे माइंड के ऊपर और हमारे चाहतों के ऊपर, मेरे दिमाग में क्या चलता है, मेरा दिमाग कैसा सोचता है, उसके ऊपर क्या करना कहता है कि आपको उसके ऊपर मास्टरी करना पड़ेगा। किसके ऊपर? कि आपके दिमाग, आपका जो दिमाग है वो किस तरह से चलता है, आपका दिमाग किस तरह से सोचता है। यदि कोई इंसान गलत करता है किसी के साथ, कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है या फिर किसी को गाली देता है, उसके दिमाग में उस समय क्या चला। ठीक है, उस समय उसके दिमाग में क्या चला, वो क्यों गाली दिया। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या कहता है कि आपको अपने दिमाग में मास्टरी करना पड़ेगा कि आप ये किस तरह से चल रहा है ना। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, ऐसा करने से, यदि हम ऐसा करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा कि यदि मेरे से कोई गलती हो गई तो क्यों हुई गलती, हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, है ना। हेलो, हेलो, माय साउंड इज क्लियर और नॉट? क्लियर है साउंड? ठीक। तो वो क्या होता है, मान के चलो हमको किसी टाइम, ये बोलने का मतलब महात्मा गांधी का ऐसा है कि मान के चलो हमको किसी के बात पे गुस्सा आ गया। ठीक है, गुस्सा आया, तो आखिर क्यों आया गुस्सा, इसको हम सोचना चाहिए ना। सोचने वाली चीज है कि आखिर क्यों आया गुस्सा। देयर शुड बी रीजन फॉर एवरीथिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज के लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए, है ना। कोई ना कोई कारण होना चाहिए हर चीज के लिए। यदि हमको गुस्सा आया किसी पे के ऊपर, तो उसका वजह होगा, कोई वजह होगा। लेकिन यदि बेवजह हमको गुस्सा आता है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि मेरा माइंड किस तरह चल रहा है ना। तो इसको यदि हम सोचते हैं, इसको यदि सोचते हैं, तो वही कहता है कि इसको सोचने के दौरान क्या होता है, इसको सोचने के दौरान हम खुद को जानते हैं। खुद को जानते हैं यानी कि मेरा दिमाग किस तरह काम करता है, हम कैसे इंसान हैं, हमको अपने आप के बारे में पता चलता है, इसको यदि हम जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लाइन कहता है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ये गुजराती के बारे में बोलते हैं। गुजराती लोग जो होते हैं, इनका जो सिविलाइजेशन होता है, इनको यदि गुजराती का नाम लो, तो गुजराती का नाम लेने मात्र से ही मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छे विचार वाले लोग।
है ना, यानी कि गुजराती के बारे में बोल रहा है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे विचार के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए गुजराती का नाम लेते ही क्या नाम याद आता है? तो अच्छे विचार के लोग। क्या आवाज कर रहा है? ठीक है। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, देन इंडिया If the if this definition be correct, then India, as so many writers have shown, have nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. क्या कहते हैं कि we हम लोगों यदि ये डिफिनेशन ये मानते हैं हम कि हम वो मास्टरी करना चाहिए, दिमाग पे गुस्सा क्यों आता है, हम इस संस्कार को क्यों नहीं फॉलो करते हैं, ये सब चीज यदि सही है, तो हमको जो है जरूरत नहीं है दूसरे से सीखने की, है ना। दूसरे सभ्यता से सीखने की हमें जरूरत नहीं है। कौन बोलते हैं? ये महात्मा गांधी बोलते हैं। हमको दूसरे सभ्यता से सीखने की क्या है? जरूरत नहीं है। और हैव नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, एंड दिस इज एट इट शुड बी। और कहता है कि जैसा इसको होना चाहिए, हमारी सभ्यता को जैसा होना चाहिए वैसा ही है, और हमको दूसरे से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। अब क्या कहता है कि हम लोग ऐसा नोटिस करते हैं, हम लोग ऐसा देखते हैं कि क्या माइंड जो होता है, दिमाग जो होता है, वो क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। रेस्टलेस बर्ड मतलब तो पता ही होगा क्या होता है। रेस्टलेस बर्ड मतलब, गुलशन, रेस्टलेस बर्ड मतलब क्या होता है? गुलशन, लाइव हो या नहीं? गुलशन और प्रतिभा दोनों म्यूट हटाओ अपना। ठीक है। क्या बोले कि रेस्टलेस बर्ड क्या होता है? रेस्टलेस बर्ड ऐसा बर्ड होता है जिसको कोई रेस्ट नहीं हो, यानी कि रेस्ट नहीं हो, आराम नहीं हो, है ना। ऐसा बर्ड जिसको हमेशा वो उड़ते रहती है ना। ऐसा बर्ड जिसको कोई रेस्ट नहीं हो, आराम नहीं हो, तो वो हमेशा क्या करेगी? उड़ते रहेगी, है ना। तो वही कहता है कि हमारा दिमाग जो है, हमारा दिमाग जो है क्या है? वो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। रेस्टलेस बर्ड की तरह, यानी कि ये दिमाग ऐसा है, ये हमेशा चलते रहता है। इसको कभी जो है रुकना ही नहीं होता है। कभी इसके बारे में सोचेगा, कभी उसके बारे में, कभी ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा सोचने के लिए, तो कभी इंग्लैंड चला जाएगा, कभी नेपाल चला जाएगा, तो कभी फिर से इंडिया पहुंच जाएगा, है ना। तो यही रेस्टलेस बर्ड बोलने का मतलब है कि इंडिया जो माइंड है मेरा, वो क्या होता है? हमेशा अलग अलग चीजों के बारे में सोचते रहता है। वो कभी शांति रहता ही नहीं है ना। आज तुम लोग को क्लास करने नहीं देगा। हेलो। एक तो मोबाइल डिस्चार्ज हुआ था अभी, अब लाइट भी चला गया। इतना ज्यादा लाइव क्लास में जो है